नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो ईरान से जो खबरें आ रही हैं, जो कि समाचार आ रहे हैं, बहुत भयानक हैं और एक तरह से यह भी कहा जा रहा है कि 5 दशकों के काले अध्याय के बाद में एक परिवर्तन के लिए वहाँ पे जिद्दोजहद, संघर्ष आरंभ हुआ है। वो संघर्ष आज की परिस्थिति में कैसे अ, उसके उसका प्रभाव आरंभ हुआ, किस तरह से लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया। इसकी मुख्य शुरुआत तो हुई 28 दिसंबर को तेहरान के मुख्य बाजार में, जहां की वित्तीय विषमताओं के चलते, यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस जिसको निर्माण किया ईरान के शासनकर्ताओं ने, कि एक खनिज संपदा से संपन्न देश ईरान, एक बड़ा मेजर ऑयल प्रोड्यूसर, उसकी जनता की क्या हालत हो गई, उसके व्यापारियों की क्या हालत हो गई, उसका पूरा का पूरा दोष जो है वो रूढ़िवादी तंत्र को है। जो रूढ़िवादी तंत्र लगभग पिछले 50 वर्षों से, 5 दशकों से ईरान के ऊपर सत्ता चला रहा है। उसने अपना ध्यान, अपना धन, अपने देश की संपदा लोगों के जो है वो बेहतरी के लिए, यानी कि उनकी बेहतर शिक्षा के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, टेक्निकल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर और जो है वो दूसरे जो उद्योग है उसकी प्रगति के लिए नहीं की, बल्कि दुनिया भर में जो आतंकवादी संस्थान हैं, हमास वगैरह, उनको पैसा दे करके दुनिया भर में उत्पात शुरू करवाए। और एक साथ के अंदर उनका ऑब्सेशन है, जो कि ईरान, इराक से लेकर पाकिस्तान तक है, कि उन्हें एक एटम बम चाहिए। और ये जो देश हैं जो कि इजराइल के पास हैं, आसपास हैं, जिसमें इजराइल से उनकी एक पूर्ण लंबा एक शत्रु बोध है इजराइल के विरुद्ध। उनका ये कहना है कि हम इस छोटे से देश को, इसको नेस्तनाबूद कर देंगे, इसको समाप्त कर देंगे, इसको जला डालेंगे। इस क्षेत्र का एक बच्चा बच्चा भी इजराइल को जला डालने की प्रण लेता है। उसको ये बातें लंबे तौर से सिखाई जाती हैं। अब यही वो रूढ़ी तंत्र है, उसका अलग अलग चेहरा है, अलग देशों में अलग अलग चेहरा है, चाहे वो ईरान हो या कि इराक हो या कि फिर जॉर्डन हो और दूसरी जगह हो। लेकिन ये आज की परिस्थिति आई इस तरह से है कि एक तो जो अमेरिका और इजराइल ने जो एक 12 डे वॉर का ऑपरेशन किया था, उसने पूरे के पूरे तंत्र को, जो कि उनका रक्षा तंत्र था, उसको ध्वस्त करके रख दिया। उसके बाद इजराइल एक लंबे समय से उनकी जितनी भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं उसको भौंतरा करता रहा है। वो चुन चुन करके, मतलब ये जो ईरान का जो एक एक ऑब्सेशन है, एक एक सनक है कि उनको एटम बम चाहिए ही चाहिए, उसी तरह की सनक अधिकतर देशों को है। और वो लेके करना क्या है कि उनका एक जो घोषित उद्देश्य है वो तो इतना है कि ये जो है वो इजराइल को समाप्त कर देना है, नेस्तनाबूद कर देना है, दुनिया के नक्शे से मिटा देना है, दुनिया के मानचित्र से उसे अदृश्य कर देना है। ये तो इनके घोषित उद्देश्य हैं। लेकिन आज जो हजारों लोग सड़कों पर निकले हैं ईरान की, यानी कि वो तो कोई 28 दिसंबर से ही शुरू हो गए थे, जबकि वो कि मुख्य बाजार में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और विरोध जताया कि इतना सारा जो अवमूल्यन हो चुका है ईरान के रियाल का, वहाँ की जो पूंज, वहाँ पे जो करेंसी है उसका, उसके कारण अब व्यापार करना उनके लिए मुश्किल हो चुका है। उसमें बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियाँ हैं। तो उन्होंने शटर डाउन कर दिए और उसी दिन से ये इस उत्पाद की, या कि कहिए कि एक परिवर्तन की छाह के विरोध प्रदर्शन आरंभ हुए। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी बात ये भी करें कि जब 1979 में जबकि ईरान में ये आज का जो रूढ़िवादी तंत्र जो अताउल्ला के साथ आया था 1979 में, उस समय $1 की बराबर कीमत थी 70 रियाल की, यानी कि 70 रियाल थे। और आज की तारीख में
15 लाख रियाल के बराबर है $1। कहाँ 70 रियाल $1, कहाँ 15 लाख। और मात्र सिर्फ 1 साल पहले, करीब 1 साल पहले $1 की कीमत आ रही, $1 आ रहा था 7 लाख रियाल में। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि इस तरह की स्थिति अगर भारत में उत्पन्न हो जाए कि इतना बड़ा अवमूल्यन हो जाए, इसका मतलब ये है कि कुल मिला के अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तरों से देखा जाए कि आपके आपके देश की, आपकी जो इकोनॉमी है उसकी प्रोडक्टिव वैल्यू कुछ भी नहीं है, वो समाप्त हो चुकी है। तो वो किस तरह से समाप्त हुई है, वो ये रूढ़िवादियों ने समाप्त की है, जो कि अताउल्लाह की छाया में आए थे। अताउल्लाह का शासन 1979 में, एक जिसको कहते हैं इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान कहा जा रहा है, उस समय जो है, उसी समय से बहुत सारी चीज़ें आरंभ हुई 1979। उसी समय रशिया जो है वो अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने हमला किया था, और फिर जो है कुछ और भी घटनाएं हुई थी। तो ये एक फोकल पॉइंट है, एक ये प्रमुख टाइमलाइन है, एक घटना है 1979 की। और वहाँ से चल के अगर इकोनॉमिक कंपैरिजन किया जाए कि वहाँ पे ये उत्पात क्यों हो रहे हैं, और आज की जो खबर है उसमें मोटी मोटी हम पहले बात करें कि जगह जगह पूरे ईरान में 220 जगह पे जो है वो प्रदर्शन हो रहे हैं, और वहाँ की आतताई जो ये जो प्रशासन तंत्र है उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि 2-3 हज़ार, कुछ का कहना है कि 10,000, कुछ का कहना है कि 14, कुछ का कहना है कि 20,000 लोगों को अब तक मार डाला गया है। उनकी लाशों के ढेर उन शहरों और गांवों के मुख्य स्थल पर लगा दिए गए हैं, ताकि जनता को डरा दिया जाए कि ये जो परिवर्तन के लिए जो भी कुछ वो कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे कुंद कर दिया जाए, उसे समाप्त कर दिया जाए। अब इस परिस्थिति में दुनिया में क्या हो रहा है? दुनिया में आज की इस परिस्थिति में कुछ भी नहीं हो रहा है। यानी कि इतनी बड़ी घटना हो रही है, फिलिस्तीन में थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है, उसमें पूरी दुनिया का वामपंथी समूह, जलाने विश्वविद्यालय से लेकर के जादवपुर यूनिवर्सिटी से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर हैदराबाद और दूसरे भी सारी जगह, वहाँ पे सारे ढपलीबाज इस देश में या कि पूरी दुनिया में, कि वहाँ के शिक्षा संस्थानों में वो बिल्कुल ही एकदम से उनमें एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति का संचार हो जाता है, और वो फिर प्रदर्शन शुरू करते हैं। तो फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन शुरू होते हैं। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आज ईरान के लिए कोई नहीं खड़ा है, कोई फ्री ईरान की बात नहीं कर रहा है, कोई आतताई तंत्र के अंत की बात नहीं कर रहा है, कोई तानाशाही तंत्र की बात नहीं कर रहा है। भारत में तानाशाह बताए जा रहे हैं जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ रही है, लेकिन ये नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें कुछ आश्चर्य करने की बात भी नहीं है, क्योंकि ये जो भारत की जो ढपली गैंग जो है, ढपली गैंग जो भारत में सक्रिय है, उसी का बड़ा भाई पूरी दुनिया में सक्रिय है, सारा का सारा ढपली गैंग है, और ये मुख्य रूप से वामपंथी गैंग है। इनको शत्रु बोध इनका बिल्कुल स्पष्ट है। पहली बात तो ये कि इसमें वेस्टर्न पावर हो तो उनको गाली पड़नी जरूरी है, अमेरिका हो तो और गाली पड़ जाती है, उसके बाद में कैपिटलिज्म की बात हो तो गालियों की बौछार शुरू हो जाती है। और उसमें एक मुख्य जो शत्रुबोध एक छोटे से देश से है, जिसके कारण फिलिस्तीन का झगड़ा चल रहा है, वो है इजराइल। यानी कि वेस्टर्न पावर्स, हम ये नहीं कह रहे वेस्टर्न पावर्स बिल्कुल दूध की धुली हुई है, उन्होंने कुछ नहीं किया। हम ये नहीं कह रहे कि अमेरिका बिल्कुल दूध का धुला हुआ है, वो शांति का दूत है। दुनिया भर के भस्मासुर वेस्टर्न पावर्स ने और मुख्य रूप से अमेरिका ने खड़े किए हैं, नए नए वितंडे खड़े शुरू किए हैं। दुनिया को उसमें झंझटों में फैलाने में अमेरिका का विशिष्ट हाथ है। भारत के ही पड़ोस में देख लें तो जैन जी का जो भी कुछ हुआ उसके जो कारण थे, लेकिन जिन सरकारों के खिलाफ जो ये कुछ जैन जी का आंदोलन हुआ, जिसको जैन जी कहा जा रहा है काठमांडू में, तो वो तो वामपंथी सरकारें थी। और इसी तरह की इस्लामिक सरकार और इस्लामिक तंतु से मिलजुल करके उत्पात मचाया गया जो है वो पश्चिम बंगाल में। तो भारत के कई तथाकथित जो लिबरल हैं, जो कि अपने आप को खुले दिमाग का समझते हैं, उनमें नई आशा का संचार हुआ कि जो भी कुछ काठमांडू में हुआ या कि ढाका में हुआ, अब वो दिल्ली में अवश्य जल्दी होने वाला है। और बहुत सारे लोगों ने तो कहा कि जिस तरह से हसीना के जो है वो भवन में लोग घुस गए, मोदी जी घर में घुस जाएंगे।
मतलब इनकी कल्पनाओं के दौड़े दौड़े चले गए। लेकिन आज जब हजारों की एक क्रूर तंत्र, एक क्रूर रूढ़िवादी तंत्र, और आप ये देखिए कि जिस बिल्डिंग के सामने ये जो कुछ हो रहा है, वहाँ पे धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, वहाँ पे धार्मिक पुस्तकों के साथ में कुछ जलाया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है। और जो पर्शियन जो संस्कृति है, उसके पुनर्स्थान की पुनर्स्थापना की बात हो रही है, तो ये उसके साथ कैसे खड़े रहेंगे? यानी कि ये दुनिया भर का ढपली गैंग जो कश्मीर के समय चुप रहा, जो अभी पिछले दिनों जो डॉक्टर लोग जो है वो लिप्त हो पाए गए उसके अंदर टेररिज्म की घटनाओं में, उसकी प्लानिंग करते हुए, उसकी योजना बनाते हुए ढपली गैंग चुप रहा। अभी कुछ दिनों पहले जब एक अतिक्रमण हटाया गया दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास में, और वहाँ के बूढ़े बूढ़े उन बच्चों का हौसला बढ़ा रहे थे, जो कि बच्चे पुलिस पे पत्थर फेंक रहे थे, क्योंकि वहाँ पे एक जो है वो बड़ी जोर से ये वहाँ के पढ़े लिखे लोग और वहाँ के उस क्षेत्र के नेतृत्व के लोग ये अफवाह उड़ा रहे थे कि मस्जिद को खतरा है, सरकारी तंत्र, वो लोग कौन लोग कि वो आ चुके हैं और बड़े बड़े 36 और 35 बुलडोजर लेके आए हैं और वो एक धार्मिक स्थल को गिरा देंगे, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। वो अतिक्रमण था, उसको हटाना था, लेकिन उसके भी विरोध में ये वो उस घटना का किसी विरोध इस ढपली गैंग ने नहीं किया। हाँ, दो जो उत्पाती थे जिनके कारण जो दिल्ली का दंगा हुआ और जो उसके मुख्य अपराधी थे, उसके योजना निर्माण में उनका मुख्य भूमिका थी, उनको अगर बेल नहीं मिली तो पूरा ढपली गैंग नारे बजाते हुए देश में आ गया और देश के शीर्ष नेतृत्व तो कह रहा है कि हमारे विश्वविद्यालय में आपकी कब्र खुदेगी। तो भाई किसकी कब्र खुदेगी? वो जो खुद लोग जो हैं, आज से आप देखिए वो समय याद कीजिए कि इस पार्लियामेंट में, इस संसद में 60 से ऊपर वामपंथी बैठा करते थे, आज 8 का टोटा है। तो परिस्थिति ये है, 2% वोट इनको मिलते नहीं, लेकिन दुनिया भर में भाषणबाजी करने, दुनिया भर में उत्पात विशेष तरह के मचाने। लेकिन ये सारा का सारा गैंग, मुख्य बात ये है, ये और इनके दुनिया भर के साथी जो दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में जो वामपंथियों का और जिहादियों का जो कि एक गठजोड़ है, वो चुप खड़ा है, क्योंकि वो ईरान की कैसे बात कर ले, वो ये कैसे कह दें कि ईरान को जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए, यानी कि ईरान के लोगों की लाइफ जो है, ज़िंदगी है, वो मैटर नहीं करती, उसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि जो है वो जो दुष्कर्म कर रहे हैं, जो कि अत्याचार कर रहे हैं, वो उन्हीं के रूढ़िवादी प्रिय हैं। इन्हीं रूढ़िवादी प्रियों को यही वामपंथी लोग, यानी कि ईरान के वामपंथी 1975 के बाद में 69 तक उसी रूढ़िवाद तंत्र का स्थापना करने के लिए और शाह राजा पहलवी को भगाने के लिए जिन लोगों ने योजना बनाई थी, वो वामपंथी थे। जब खुमैनी के लोग और उनके चेले चांटे का तंत्र वहाँ पे स्थापित हो गया, तो पहला काम उन्होंने, मुख्य काम ये किया कि भाई हमें अपने विरोधियों को, संभावित विरोधियों को, या कि जो आगे चल के विरोध हमारा कर सकते हैं, हमारा बैंड बजा सकते हैं, उनका बैंड बजा दो, उन्हें समाप्त कर दो। तो ऐसा कहा जाता है कि इसी रूढ़िवादी तंत्र ने, जो कि आज लोगों की हत्याएं कर रहा है, उस समय के तथाकथित वामपंथियों को 30 से 35 हज़ार को एकदम से गायब हो गए, कुछ ही हफ्ते में उनका आता पता नहीं चला। इसी रूढ़िवादी तंत्र ने उनकी हत्याएं कर दी थी। लेकिन वो ही वामपंथी समूह, वो ही वामपंथी गठजोड़, वो ही जो है ढपलीबाज और नारेबाज गैंग सारी दुनिया में चुप खड़ा है। सारी यूनिवर्सिटियों में वामपंथियों का और अनेक कारणों से जो है वो जो इस्लामिक ब्रदरहुड है उसका तंत्र चलता है। तो वो विरोध कैसे करेंगे अगर वो कहें? और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ट्रम्प साहब का नाम आ रहा है कि वो इस समस्या से दुनिया को, उस क्षेत्र को निलाज दिलाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि ट्रम्प साहब ने बहुत सारे उत्पात किए हैं, बहुत सारी गड़बड़ियाँ की हैं। उन्होंने आते ही कहा था कि मैं यूक्रेन के युद्ध को समाप्त कर दूंगा, आज तक तो वो कर नहीं पाए हैं। यूक्रेन का युद्ध भी ट्रम्प साहब की गलती नहीं है, वो बूढ़ो बिडेन पहले ही कर गए थे, लेकिन इनकी विफलता इसमें है कि उसको समाप्त नहीं कर पाए हैं। तो कहा जा रहा है कि उन्होंने ये घोषणा कर दिया कि मैं देख लूँगा, अगर आपने वहाँ पे प्रदर्शनकारियों की हत्याएं बंद नहीं की
तो हम लोग कोई एक्शन लेंगे। अब ट्रम्प साहब क्या एक्शन लेंगे उसको, लेकिन बहुत सारे लोग हैं उनके, जो ईरान के लोग हैं, जो कि उस क्षेत्र के लोग हैं, जो कि दुनिया के अलग देशों में रहते हैं, जो कि मीडिया के सामने आके बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, वो आशा कर रहे हैं, वो एक तरह से गुहार लगा रहे हैं उन्हीं बदनाम ट्रम्प साहब से कि भाई साहब आप महामहिम, आप कुछ कीजिए, ईरान को बचाइए। लेकिन पूरा का पूरा तथाकथित लेफ्ट लिबरल तंत्र, जो कि हर अपराधी, हर आतंकवादी को बेल मिले या ना मिले उसमें ऊधम मचा देता है। हज़ारों लोग मर रहे हैं ईरान में, 220 शहरों में लगातार झंझावात के से 2 देश गुजर रहा है। उसका भविष्य क्या होगा अभी बताया नहीं जा सकता। हम उस पर आगे भी बात करते रहेंगे। तो हज़ारों मर रहे हैं ईरान में, और जो तथाकथित प्रगतिशील हैं इस देश के, यह कि दुनिया भर के उनके भाई बंद चुप बैठे हैं, क्योंकि उन्हें पक्का शत्रु बोध है कि उनको किसका विरोध करना है। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात पच्चीस को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।